नगर चैप्टर के लेखक सुजाता है। इनका रियल नेम तो एस रंगराजन है और इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है वहीं पे हुआ था। वो ज्यादातर ना तमिल भाषा में ही लिखते थे कहानी वगैरह, क्योंकि थे भी तो वहीं के ना। ये लिखे तो बहुत सारी कृतियां हैं लेकिन कुछ फेमस है। एक तो करेलान सेनबकापू, दूसरा आपको कनउत तोलिर साले। इस कहानी को ना हिंदी में ट्रांसलेट के जमुना जी किए हैं। ये कहानी स्टार्ट करने से पहले इनके लोगों से मिल लेते हैं, जिनमें एक माँ का रोल की है वल्ली अम्माल। ये आज से पहले शहर कभी आई ही भी नहीं थी कि शहर कैसा रहता है, लोग कैसा रहता है। थी तो वो गांव की रहने वाली एक अनपढ़ औरत, इसलिए वो शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और दूसरा उसकी बेटी पापती नाम की है जो कि बीमार रहती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो पहली बार इस नगर में आया हुआ है। वो है वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापती के साथ आई हुई है और बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे पर बैठ के प्रतीक्षा कर रही है। बहिरंग रोगी विभाग मतलब ओपीडी जिसको बोला जाता है, जो कि कुछ टाइम के लिए आता है, दवाई उवाई लेता है, इलाज करवा के चले जाते रहता है। तो उसके लिए जो विभाग बनाया जाता है हॉस्पिटल में, उसी को बोलता है बहिरंग रोगी विभाग। पहले तो वो माँ बेटी ना अपने ही गांव के हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन वहाँ के जो हॉस्पिटल का ओनर था वो इसको इतना डरा दिया था डॉक्टर सब, इतना कि बोला कि अगर नहीं लेके जाओगे ना तो समझो कि कल तक वो मर जाएगी। इसलिए उसको बोला कि जो अपना शहर है ना मदुरई, वहाँ लेके चले जाओ। सुबह तक तो मतलब समझो चले ही जाना तुम लोग, ठीक ना। हाँ, मदुरई का ना नाम पहले मानचित्र में जो है ना मथुरा बोला जाता है, जबकि अंग्रेज उसका चेंज कर दिया था, मदुरा रख दिया था। और यूनानी लोग जब आया हुआ था तो उसको बोलता था मेदोरा, और तमिल में उसको मदुरई बोला जाता है। जिस दिन वो आ रही थी उस दिन मदुरई एक साधारण दिन की तरह चल रहा था। वैसे ही बस आ रहा है जा रहा है, पुलिस वाले रोक रहा है, चेकिंग कर रहा है, जा रहा है सब कुछ। विज्ञापन देख रही थी, दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। बच्चे सब मिट्टी में खेल रहा था। ऐसा लग रहा था शहर की ब्राउनीय गति सिद्धांत का पालन कर रहा है। ब्राउनीय गति सिद्धांत को अगर आसान भाषा में समझे ना तो हर एक चीज को अपने अपने अनुसार अपनी दिशा में चलना, जिसको जो काम है वो काम करना। तो वही बोल रहा है कि उस दिन ना सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। हॉस्पिटल में बेटी पापती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 6 डॉक्टर उसे घेर के खड़े थे। पापती लगभग 12 साल की थी। उसके नाक में एक छोटा सा नगीने था। एकदम दुबली पतली सी लड़की थी, छाती तक अपना चादर ओढ़ी हुई थी और तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी हुई थी। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमा कर देखा, आंखों की पलकों को उठा कर देखा, गालों को उंगली से दबा कर देखा, खोपड़ी को उंगली से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया कि जिंदा है कि मर गई है। हाँ, बड़े डॉक्टर शायद विदेश से पढ़ के आए हुए थे। साथ में वो ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाते भी थे, अर्थात वो प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर जो खड़े थे ना वो डॉक्टर का ही छात्र था और वो बोल रहे थे क्या, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का अर्थ समझ लीजिए, यह एक तरह का दिमागी बुखार रहता है जिसमें ब्रेन के अंदर ना सूजन होना शुरू होते जाते रहता है, जिस कारण से जो है ना लोगों की मौत भी हो जाता है। उसकी माँ वल्ली अम्माल को तो मतलब कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब इंग्लिश में बात कर रहा था। लेकिन हाँ, अपनी जो बेटी थी उसको एक टक नज़र से देखती रहती थी। बारी बारी से डॉक्टर सब जो है ना अपना ऑप्थेल्मोस्कोप लगा के देखा, उसके बाद टॉर्च लेके आंख के पुतली सबको देखा कि चल रहा है कि नहीं, हिल रहा है कि नहीं, और फिर बार बार करके ना अपने कॉपी पे कुछ कुछ लिख रहा था। ऑप्थेल्मोस्कोप को हिंदी में नेत्र पटल दर्शन बोला जाता है और इसका इस्तेमाल जो है आँख का इलाज के लिए किया जाता है। इतने में जो जूनियर डॉक्टर था श्रीनिवासन, वो पूछता है उससे, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? वो वली अम्मा। तो पेशेंट का नाम क्या है? वे मर चुके। उसको लगा कि उसके हस्बैंड के बारे में बोल रहा है। फिर बोला निवासन, नहीं, पेशेंट यानी रोगी, किसको भर्ती कराने आई हो? तो बोले कि मेरी बेटी को। नाम क्या है? जी वली अम्मा। अरे क्या मजाक कर रही, तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? पापती। हे भगवान, ये लोग कैसा कैसा आदमी आ जाता है। ठीक है, तुम जो वहाँ पे सीढ़ी के पास ना ऊपर में एक सज्जन आदमी कुर्सी पे बैठा होगा, उसके पास चले जाओ। वो तुमसे पूछेगा कितना सैलरी वगैरह है, वो सब बता देना और चले जाओ। बच्ची का क्या होगा? अरे बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहीं पे लेटे रहने दो। तेरे साथ कोई नहीं आया है दूसरा आदमी? अच्छा तू जाओ यहाँ से, तू जाओ। अरे नेक्स्ट नंबर विजयरंगम कौन है, आओ तो। उसकी माँ वल्ली अम्माल पापती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उनको डर था, इतना लंबा कतार था, कभी आई हुई नहीं थी। एकदम गजब तरीके से गंध आ रहा था। हाँ, उसे अपने मृत पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि छोड़ के चले गए, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन जब वो ऊपर गई तो देख रहा कुर्सी तो खाली हुई है। वो आसपास बैठा हुआ एक आदमी से पूछा कि यहाँ पे जो बैठते हैं आदमी कहाँ है? माँ जी तनिक ठहरो, आने दो, अभी कहीं गए हुए हैं। उसे तो अंदर अंदर डर भी लग रहा था, क्योंकि अनपढ़ थी, कभी कुछ पता नहीं था कि हम यहाँ पे वेट करें कि बच्ची के पास चले जाए, समझ नहीं आ रहा हमको। और वो दोबारा उस आदमी से पूछता कि क्या उन्हें आने में देर लगेगी, लेकिन उसको डर लग रहा था कि कैसे पूछ ले उससे। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद वो अपना भांजा को भर्ती उर्ती करवा के आराम से कुर्सी पे आके वो आदमी बैठा।
लेकिन लाइन लंबा था। 30 मिनट बाद इसका नाम आया तो वो गई और जैसे ही गई तो उसके हाथ से चिट छीन लिया। अरे इस पे तो डॉक्टर साहब का साइन ही नहीं है, जाकर पढ़े ना डॉक्टर साहब का जो है साइन है वो यहाँ पे करवा के आओ। अच्छा तो मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा? तू कहाँ से आई है पहले ये बताएगी तब ना। मुनांडी पट्टी से। अच्छा मुनांडी पट्टी से। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दी और उसके बाद पूछा क्या तुम्हारा पति का वेतन कितना है? वे मर चुके हैं। अरे तेरा वेतन कितना है फिर? वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे क्या नहीं। फिर पूछता है वो महीने में कितना रुपए कमा लेती हो? जब फसल काटने जाती हूँ तो वेतन के रूप में धन मिलता है और दूसरा मौसम में बाजरा या रागी मिलता है। अरे रुपये नहीं मिलता है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दो तुम्हारा वेतन हम वैसे ही ओवरऑल लिख देते 90 रुपये लिख देते, एक महीना में 90 रुपये लिख देते हैं। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लिए जाएंगे और ये चिट लेके जाओ और बाई हाथ की तरफ मुड़ जाना। दीवार पर 3 का निशान बना रहेगा और वहाँ से 48 नंबर वाला रूम रहेगा, उसमें चले जाना। वो थी तो अनपढ़, उसको कुछ याद नहीं था। फिर वो हॉस्पिटल में इधर उधर पूरा घूम रही थी, उसको कुछ मिल ही नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ याद था उसको, 48 नंबर वाला कमरा। और दोबारा पूछने का उसके पास हिम्मत नहीं था। लेकिन उसी टाइम वो देखी कि 2 रोगी को ना एक ही स्ट्रेचर पर लेके जा रहा था, जिसमें एक बैठा हुआ था उसी पे और दूसरा अधलेटी लेटा हुआ था। दोनों के नाक में नाली डाले हुआ था और डॉक्टर जो है चारों तरफ उसको घेर के सफ़ेद कोट में स्टेथोस्कोप सब लगा के और दौड़े जा रहा था उसके पास से। यहाँ पर एक शब्द है स्टेथोस्कोप। इसका इस्तेमाल ना शरीर के अंदर का आवाज़ या आपका हार्ट बीट कैसा है उसको सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस सब को रोक के पूछती, उसमें भी इसको डर लग रहा था। फिर क्या, तो थोड़ा दूर गई तो एक जगह देखा कि बहुत सारा भीड़ है, जहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथ में जैसा इसके पास चिट्ठा था ना वैसा ही था लेकिन ज़्यादा था। फिर वो गई और उसको अपना ये चिट्ठी दे दी। उसका नंबर आया तो वो आदमी बोल रहा है कि ये चिट्ठी यहाँ पे क्यों लेके आई? तो बोल रही क्या बाबू साहब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो फिर वो रुका थोड़ा देर, उसका बोली क्या अमलराज इस माता जी को 48 नंबर कमरा दिखा दो तो। और उसकी माँ को बोला कि आप इसके पीछे पीछे चले जाओ, ये भी वहीं जा रहा है। वहाँ पर गई तो देख रही बेंच पे और भीड़ बैठा हुआ है। फिर भी वो अपना जो है चिट्ठी एक आदमी को दे दी और बैठ गई वहीं पे। देख रही है तो अपना सुबह से तो वो भूखी है। अस्पताल में एक अलग तरीके का गंध रहता है जिस कारण से उसका सिर भी चकराने लगा था। जब आधा घंटा बाद इसका नाम आया तो वो बोल रहा था बहिरंग रोगी विभाग से आई हो। ये तो इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या विभाग है क्या ना, कुछ जवाब नहीं दे पाई। लेकिन हाँ चिट पर लिखा था कि रोगी को एडमिट कर लिया जाए, तो उसको पता चल गया कि एडमिट करने के लिए बोल रहा है। तो वो बोला क्या देखो अभी तो सीट खाली नहीं, एक भी सीट खाली नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे आ जाना। बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना, यहीं सीधे यहीं आना, समझी? अब उसे अपनी बेटी पापती का टेंशन आने लगा जिसको 1.5 घंटा से छोड़ के आई थी। जब वो नीचे आई तो देख रहा है कि हर रूम तो एक ही तरह का है, हॉस्पिटल एक ही कलर में रंगा हुआ था, सब लोग व्हाइटे कपड़ा में आ रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस रूम में जा रहा था सब एक ही तरह का लग रहा था। मूर्ख थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो अंदर से बहुत घबरा रही थी। वहीं पे एक डॉक्टरनी थी, उसके पास गई और बोल रही कि डॉक्टर बीबी वहाँ बहुत सारे डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे वेतन भी पूछा था और यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ के आई हूँ, आप बताइए ना कहाँ है वो जगह? डॉक्टरनी के बताए रास्ते पे गई तो देख रही कि मेन गेट पे तो ताला लगा हुआ। उसको थोड़ा मोड़ा से डर था, एकदम भीषण भय में बदल गया। वो रोने लगी, पापती पापती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, अब कहाँ जाऊँ? तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो गई क्योंकि उस देखकर आई हुई थी। फिर जब अंदर की एंट्री कर रही थी उसको याद है अच्छा था हम इसी देखे तो आए हुए थे। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लकड़ी का सीढ़ी बना हुआ था जहाँ पे हमको जो है ना पूछा हुआ था कि वेतन कितना है। अच्छा थोड़ा याद हो रहा है। फिर वो उसी तरफ जाना शुरू कर दी। वहाँ पे गई तो वो देख रही रूम बंद है। बोल रहे बाबूजी जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर में है। ठीक 3 बजे आना, अभी क्लोजिंग का टाइम हो चुका है और अभी खाना खा रहे हैं, बाद में आना। फिर भी वो बहुत ज़्यादा मिन्नत की 10 मिनट तक, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन उतने देर में देखा कि एक आदमी आया, उसको पैसा दिया तो उसको जाने दिया। लेकिन उसकी माँ भी जो है उसके पीछे पीछे कैसे भी करके जो है वो झटपट जो है निकल गई और अपनी बेटी के पास गई। अब बेटी को सबसे पहले छाती से लगाया और अकेले में जाकर एक बेंच पर बैठ कर खूब रोई। पहले जब शाम हुआ तो बड़े वाले डॉक्टर था जो कि विदेश से पढ़ के आया था, वो आपको डॉक्टर से पूछता क्या मैंने जो सुबह जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट को बोले थे एडमिट करने के लिए वो आया कि नहीं? वो 12 साल की लड़की थी। तो वो जूनियर डॉक्टर बोलता है कि आज तो कोई भी ऐसा एडमिट नहीं हुआ। अरे हम जो कल देखे हुए थे हम उसको बोले हुए थे ना पर्सनली कि एडमिट कराने के लिए, तो क्यों नहीं कराया? याद है ना तुमको धनशेखरन की भूल गए हो? अच्छा पाल तुम जाकर पर्सनली देखो तो इसके अभी कहाँ पे है कहाँ नहीं। जब नीचे जाकर पता चला तो उसको पता चला कि कल तो उसको एडमिट ही नहीं किया क्योंकि सीट तो खाली नहीं था तो एडमिट ही नहीं किया। अरे तुमको तो एडमिट कर लेना चाहिए ना उसको, वो तो आपको बड़े वाले डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हैं। पहले बताना चाहिए कि रिश्तेदार, हमको क्या पता? हम तो जितना भी पेशेंट आया सीट नहीं खाली था हम तो बोल दिए 7:30 बजे आने के लिए, तो उसको भी बोल दिया। हमको क्या पता कि डॉक्टर का आदमी था।
लेकिन उसकी मम्मी जो है तभी लेके चली गई थी, छुपा छुपा के कैसे भी करके बाहर निकाली और पीले रंग की रिक्शा जा रही थी, उस रिक्शा में बैठी और चली गई। जाते टाइम वो रिक्शा में ही बोल रही थी कि इसे तो मामूली बुखार ही तो है, वापस गांव अपने मुनानी पट्टी जा रही हूँ, वहाँ के एक वैद्य है ना वहीं से दिखवा दूंगी, और गांव के अस्पताल भी नहीं लेके जाएंगे। वो बोला कि शहर मधुरे लेके चले जाओ, मन तो कर रहा है उस डॉक्टर के माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी। गाँव जा रहे हैं, वहीं पे ओझा से झाड़ फूक करवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। और उसी टाइम जब जा रही थी तो एक मंदिर पर रहा था, उसी मंदिर के पास वो पूजा भी कर रही थी और प्रार्थना भी कर रही थी कि हे भगवान, अगर ठीक हो जाएगा ना तो हम आपको लड्डू जरूर से जरूर चढ़ाएंगे। यहीं पर पूरा खत्म हो जाता है। धन्यवाद।